बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है कल्चर, हिंदी में बोलते हैं संस्कृति। बच्चों मानव को मानव हम कहते हैं, उस कारण है उसके पीछे। मानव को जानवर क्यों नहीं कहते? क्योंकि मानव इसलिए है क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है। और पशु को मानव इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि पशु के पास उसकी कल्चर नहीं है, उसकी संस्कृति नहीं है। संस्कृति के अभाव में मानव पशु से श्रेष्ठ है और इसलिए संस्कृति ही मानव की धरोहर है, जिसकी सहायता से मानव आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है और अपनी संस्कृति को अग्रसर कर रहा है और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बच्चों अगर मानव से उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो उसका जीवन भी पशु मात्र हो जाएगा, या यूँ कहें पशुओं के समान एक प्राणी बन जाएगा वो। इसलिए मानव और पशु में जो मूल अंतर है वो ये है कि मानव के पास उसकी संस्कृति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है, लेकिन पशु जो है उसके पास उसकी कल्चर नहीं होती है, उसकी संस्कृति नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि मानव और पशु में मूल अंतर क्या है? संस्कृति का अंतर है। ठीक है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है, या यूँ कहें हम कि संस्कृति के आधार पर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से अलग किया जा सकता है। मानव ईश्वर की मात्र विश्व का एक ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है। क्या बच्चों आपने सोचा कि मानव के पास जो अंग हैं, शारीरिक अंगों की बात कर रही हूँ मैं, जो अंग हैं वो जानवरों के पास भी है, परंतु मानव के समान पशु अपनी संस्कृति का निर्माण क्यों ना कर पाए? भौतिक क्षेत्र में जो वस्तुओं का निर्माण हुआ है एवं अभौतिक क्षेत्र में विश्वास और व्यवहार के तरीकों को जन्म दे पाया है मानव, जबकि पशु नहीं दे पाया। तो कुछ तो विशेषता है, कुछ तो अलग है मानव पशु से। इसकी बात हम करेंगे और ये हम कहेंगे कि मानव जो है सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहता है और समाज के जीवन जीने के तरीकों को वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाया है। उसके पीछे कुछ कारण हैं, इसलिए वो संस्कृति का निर्माण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाया। बच्चों आपके एक प्रश्न आता है, मानव संस्कृति के निर्माता के रूप में कैसे? स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये छोटा क्वेश्चन जो है उसमें शॉर्ट नोट मतलब टिप्पणी जो 10 नंबर की आ जाती है, उसमें हम कैसे लिखेंगे आंसर को? हम लिखेंगे मानव संस्कृति निर्माता के रूप में। पहले हम संस्कृति की बात करेंगे, संस्कृति की परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि मानव संस्कृति का निर्माण कैसे कर पाया, मानव संस्कृति निर्माता के रूप में। तो बच्चों मानव में ही एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत क्षमता है जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया है और संस्कृति का निर्माता कहा जाने लगा। ये क्षमताएं एवं शक्तियाँ मानव की शारीरिक बनावट के कारण है। लेस्ली वाइट ने कहा कि मानव के पास 5 शारीरिक विशेषताएं हैं जिसके कारण वो संस्कृति का निर्माता संभव हो पाया है। ठीक है। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी चर्चा करेंगे और इसमें सबसे पहली बात तो है सीधे खड़े होने की क्षमता। बच्चों केवल मात्र मानव एक ऐसा प्राणी है जो कि सीधा खड़ा हो सकता है। वह अपने दोनों पाँवों को चलने फिरने के काम में लेता है और दोनों हाथों से निर्माण का कार्य वो कर पाता है। अन्य प्राणियों के पास ये दोनों अंग हैं, मतलब हाथ और पाँव दोनों हैं, लेकिन ये अन्य प्राणी क्या करते हैं
इन अंगों का प्रयोग चलने के लिए और शरीर का भार संभालने के लिए करते हैं, जबकि मानव पाँवों का चलने के लिए, शरीर का भार संभालने के लिए और हाथ निर्माण कार्य के काम में लेता है। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। बच्चों, आपने देखा होगा हाथ भी बंदर के होते हैं, है ना? देखा है आपने बंदर के हाथ। और बहुत सारे जानवर हैं जिनके हाथ होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने देखा है उसके हाथों की बनावट? नहीं। तो नहीं देखा है तो देखिए, ध्यान दीजिए। और मानव के हाथों की बनावट एक विशेष प्रकार की होती है। इस कारण से वह किसी भी दिशा में आसानी से अपने हाथ को घुमा सकता है। हाथ की बनावट में अंगूठे का एक विशिष्ट स्थान है और विशिष्ट स्थिति होने के कारण वो किसी भी वस्तु को पकड़ने में सक्षम हो पाया है। अन्य प्राणियों के हाथों में अंगुली और अंगूठे का तालमेल नहीं होता है, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में ही चारों अंगुली और एक अंगूठा होता है, जिसके कारण वह कोई भी सामान को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। और इसलिए मानव अपने हाथों से अनेक अनोखे निर्माण कार्य कर पाया है। उसने अनेक यंत्रों का निर्माण, कल कारखानों का निर्माण, भवनों का निर्माण, कलाकृतियों का निर्माण किया है, लेखन कार्य किया है। हाथों की विशिष्ट संरचना के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। बच्चों, मानव ने ज्ञान को संजोया और न केवल उसको संजोया बल्कि उसे आगे भी हस्तांतरित किया। तीसरी जो विशेषता है वो है तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि। बच्चों, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी वस्तु को टकटकी लगाकर काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक देख सकता है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं इसी टकटकी लगाए जा सकने वाली तीक्ष्ण नेत्र क्षमता के कारण वो प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को देखता है, निष्कर्ष निकालता है और सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल हो पाया है। इसके बाद नेक्स्ट है मेधावी मस्तिष्क। बच्चों, मानव की सबसे बड़ी क्षमता उसके मेधावी मस्तिष्क में निहित है। उसका मस्तिष्क अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक तर्कशील, कहीं विचारशील एवं क्रियाशील है। मानव अपने मेधावी मस्तिष्क के कारण ही अनेक आविष्कार करने में सफल हो पाया है। और ऐसा माना भी जाता है बच्चों कि मानव मस्तिष्क एवं पशु मस्तिष्क में केवल एकमात्र अंतर है, केवल मात्रा का ही अंतर है, अर्थात प्रकार का नहीं है। इस प्रकार के विचार रखने वाले लोगों में किंग्सले डेविस का नाम, डार्विन और लिंटन ये प्रमुख हैं। डार्विन ने तो यहाँ तक कहा कि मानसिक क्षमताओं में मानव और उच्च कोटि के स्तनधारी प्राणियों में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। केवल उन्होंने इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मात्रा का अंतर तो है ही है। पशु भी कभी न कभी संस्कृति का निर्माण कर ही सकते थे। अतः मानव एवं पशुओं के मस्तिष्क में मात्रा का नहीं अपितु प्रकार का भी अंतर पाया जाता है। बच्चों, इस अंतर के कारण मानव क्या कर सकता है? तर्क कर सकता है किसी बात के लिए और कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकता है कि ये घटना घटित हुई, इसके पीछे ये कारक जिम्मेदार है। इसी आधार पर मानव ने संस्कृति का विकास किया है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम बात जिसके कारण मानव संस्कृति का निर्माण कर पाया, और वो है प्रतीकों के निर्माण करने की क्षमता। बच्चों, मानव द्वारा संस्कृति निर्माण को संभव बनाने में उसके द्वारा उपयोग में किए जाने वाले प्रतीक एवं भाषा का भी अमूल्य योगदान रहा है। भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से वह अपने विचारों को सरलता से आदान प्रदान कर सकता है। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है। मानव ही प्रतीकों का अर्थ समझ पाता है और प्रतीकों को अर्थ दे पाता है, और इसी आधार पर उसने क्या किया है? भाषा का विकास किया है। मानव एवं पशु जगत में मुख्य भेद ये मानव की भाषा से ही है। पशुओं के पास उनकी भाषा नहीं है। भाषा के द्वारा ही संस्कृति का विकास, संशोधन और परिमार्जन संभव है। तो इस तरह से बच्चों ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि मानव संस्कृति का निर्माण कर सका और पशु निर्माण नहीं कर सका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृति के अर्थ की। बच्चों, संस्कृति शब्द का प्रयोग
अनेक अर्थों में किया गया है। क्रोबर, कुलुखोन ने संस्कृति की परिभाषाओं का बहुत संकलन किया और केवल मात्र संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं इन्होंने दी है। हालांकि हम यहाँ पर इतनी बात इसकी नहीं करेंगे 108 परिभाषाओं की, लेकिन हम ये कहेंगे कि कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं, जबकि साहित्यकार सामाजिक आकर्षण, बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने वाले शब्द को संस्कृति का नाम देते हैं। परंतु जब हम समाजशास्त्र में बात करते हैं समाजशास्त्रियों की, तो समाजशास्त्रियों ने समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए सांस्कृतिक अभिजात कल्चर एलिट्स शब्द का प्रयोग किया है। बच्चों, सोरोकिन, मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का उपयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। बच्चों, संस्कृत और संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू अपने जन्म के साथ ही अनेक प्रकार की संस्कारों को संपन्न करता है समय समय पर, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। संस्कृति का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। बच्चों, परिमार्जन की ये प्रक्रिया है, परिमार्जन की एक प्रक्रिया होती है संस्कारों को संपन्न करके ही एक मानव सामाजिक प्राणी बन पाता है। अब हम बात करें नैतिक दृष्टि से, संस्कृति शब्द का अर्थ है नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श नियम और सद्गुण। संस्कृति शब्द का संबंध सत्यम शिवम सुंदरम से भी है। हीगल और कांट की बात अगर हम करते हैं तो इन्होंने संस्कृति को नीति शास्त्रीय अर्थों में प्रयोग किया है। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में मजूमदार और मदान ने किया है। जैसे मजूमदार और मदान ने कहा, संस्कृति लोगों के जीवन जीने का ढंग है। टायलर ने इसको ये कहा, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी अन्य क्षमताएं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा समाजशास्त्री, साहित्यकार, मानव शास्त्री, नीति शास्त्री, अलग अलग लोग अलग अलग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में करते हैं। मेलिनोव्स्की कहते हैं कि सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक या मूर्त और अमूर्त दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की ये विधि बनी हुई है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, सारी डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। अंत में हर्शकोविट्ज़ की एक डेफिनेशन, बहुत ही सीधी सरल सी डेफिनेशन है। हर्शकोविट्ज़ कहते हैं पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है और इस तरह से संस्कृति का संस्कृति जो है एक जटिल समग्रता है। वे सभी वस्तुएं इसमें सम्मिलित होती है जिन पर हमें विचार करना चाहिए, जिनसे हम कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उनको हम अपने पास संग्रहित करके रखते हैं। लास्ट में हम कहेंगे कि संस्कृति के अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने एवं विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। ये सारी जो जीवन जीने के तरीके हैं वो समाज के स्वीकृत अंग बन गए हैं। मतलब समाज में इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है। इनके बिना ऐसा माना जाता है शायद जीवन संभव नहीं है। लैंडिस कहते हैं कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।
ब्रूम और सेल्जनिक कहते हैं संस्कृति सामाजिक विरासत है, और मैकाइवर कहते हैं कि संस्कृति केवल अभौतिक पक्षों को भी सम्मिलित, संस्कृति में अभौतिक पक्ष को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। और फेयर एंड चाइल्ड कहते हैं प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए उन्होंने क्या कहा है, संस्कृति सामूहिक नाम दिया है इनको, और वो नाम क्या है, संस्कृति है। तो बच्चों इस तरह से हमने देखी संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, संस्कृति मानव निर्माता के रूप में। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम इन परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे, संस्कृति की विशेषताएं करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।